Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE एग्जामिनेशन। तो आज हमारे पास में है चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर बेटा किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ईएमएफ और करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैसे इंड्यूस होते हैं उसके बारे में। मतलब कि ईएमएफ और करंट की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप करंट और ईएमएफ भी क्या कर सकते हो? इंड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ magnetic field is the total number of magnetic lines of force is crossing the surface normally। किसी भी सरफेस में से नॉर्मली निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट अज्यूम करो ये हमारे पास में एक स्क्वायर शेप का क्या है, एक एरिया दे रखा है और इसमें से नॉर्मली क्या निकल रहा है हमारे पास में? ये लाइंस निकल रही है। कौन सी लाइंस है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इन लाइंस के टोटल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसी भी एंगल पे निकल सकते हैं। बाय द वे अपने को है ना एरिया वेक्टर के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलता है। जैसे कि मेरा पाम का एरिया इस तरफ है, ठीक है, तो इस पे ना मैग्नेटिक इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। मैं अगर पाम को ऐसे रखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर होगा, मैं पाम को ऐसे रखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, तो ये एरिया ए की हमारे पास में क्या दे रखी है? एक शीट दे रखी है और इस शीट में से है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलरली इस तरफ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है उसको हमने किससे डिनोट कर रखा है? थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है। एरिया हो गया ये, और अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। तो एक तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो तो हो गया हमारे पास में बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा बनेगा उस थीटा के जस्ट अपोजिट बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको वैसे फाई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट वो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये हो गया बी ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला डन। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, कॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से हटाया कॉस को, वहां पे ये बी डॉट ए बन गया। ठीक है, ये भी फाइनल फॉर्मूला है। आप है ना डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हो आराम से। देखो तुम्हें पता है ना फाई का फॉर्मूला क्या है? बी ए। अगर मेरे पास में कॉस की वैल्यूज होती है, देखो कॉस की वैल्यू अगर 90 पे रखूंगा तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। लेकिन अगर कॉस की वैल्यू 0 डिग्री है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ में कितना बना रहे? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, उस कंडीशन में cos 0 पुट करूंगा तो वो 1 आ जाएगा, मतलब हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी ए, और एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बी को क्या लिख सकता हूं मैं? एफ अपॉन क्या? क्यू वी साइन थीटा। डन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बी की जगह पे रख सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, और एरिया की जगह पे एरिया ही रहेगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके सबके डायमेंशन पुट करोगे तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, एरिया का होता है l2, और चार्ज का होता है a1 t1, और वेलोसिटी का होता है lt-1। साइन थीटा का नहीं होगा क्योंकि एंगल्स का कभी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया फ्लक्स का फाइनल डायमेंशन m1 l2 t-2 a-1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। ठीक है, एक वेबर से डिनोट कर सकते हैं। ये ऐसा यूनिट जो होती है वो ऐसे ही में रहेगी, सीजीएस वगैरह का ध्यान नहीं है इसमें। ठीक है, 1 वेबर अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो देखो 1 Weber is the flux produced when a uniform magnetic field of 1 Tesla acts normally over an area of 1 meter। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला क्रॉस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वेबर बोलेंगे। इसका देखो 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर में से क्रॉस हो रहा है।
ठीक है। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी वो मैक्सवेल होती है, और वन मैक्सवेल को भी आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो कि वन मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन गाउस, एक गाउस का मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में से गुजरने वाले फ्लक्स को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता पड़ रहा है वेबर जो है एसआई में है और मैक्सवेल किस में है, सीजीएस में। तो इसका एक रिलेशन है, ठीक है। ये रहा रिलेशन, 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये वैल्यूज याद रखना, हर पेपर में क्या होता है कि हर एक के ऊपर ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि गिवन ये है वो है, बट कभी नहीं मिले तो उनकी सेफ साइड के लिए अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यूज याद रखनी है। 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा आया था। अब कॉस की वैल्यू से फ्लक्स की वैल्यू डिसाइड होती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना, थीटा। तो कॉस थीटा जैसे ही रखूंगा मैं, बच्चों देखो यहाँ पे ना हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ध्यान रखना, बी ए कॉस थीटा। अगर मेरे पास में यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में है ना हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इज इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे जैसे ही रखूंगा मैं तो थीटा 0 रखते ही वैल्यू आ जाएगी और ये फ्लक्स इसमें आएगा प्लस में आएगा। लेकिन थीटा 180, लाइक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और आपका एरिया वेक्टर मतलब आपका फेस किस तरफ है, इस तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, 180। कॉस 180 पुट करोगे तो है ना वहां पे -1 आएगा, तो मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी ए, ठीक है। तो ये जो प्लस बी ए आया है इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, एक मिनट सही से लिखते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो। चलो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल में जो है चैप्टर हमारा शुरू होता है। जो चैप्टर नंबर 6 है ना उसका एक्चुअल टॉपिक्स वगैरह जो है वो अभी शुरू हो रहे हैं। वो जो था पहले इंट्रो था, क्योंकि उसका यूज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वो फिनोमिना होता है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का ये वो फिनोमिना है ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है किसी क्लोज सर्किट में, ठीक है। सर्किट क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं। तो क्या होता है, ये वो फिनोमिना होता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बट इन अ क्लोज सर्किट। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक आपके पास में करंट में चेंज होता रहेगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में गांठ बांध के बैठ जाओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अगर वो चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, तो उस पर कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट नहीं होने वाला है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, ठीक है। तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फेराडे ने रूल्स दिए थे। एक्सपेरिमेंट समझ लो, रूल्स आगे पढ़ेंगे हम। पहला एक्सपेरिमेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। एक हमारे पास में स्टेशनरी कॉइल है एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और हमारे पास में हमने कॉइल को किससे कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से। कॉइल को किसके ऊपर लपेट रखा है हमने, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर। अब हमारे पास में एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ वाला। अगर हम इसको इसके पास में लेके जाए और जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा तो फ्लक्स की लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इसके पास में आएगी, मतलब पहले दूर थी पास में आ रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से फेराडे ने नोटिस करा कि इस कॉइल के अंदर क्या क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है, जिसको उसने गैल्वेनोमीटर की मदद से क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट की खास बात, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ठीक है, तो ही यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर बाहर मैग्नेट यहीं पे रुका हुआ है, कांस्टेंट है, वो फील्ड को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई भी करंट क्रिएट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। टेक अ कॉइल C1, ये दिख रही है आपको कॉइल,
connected to a galvanometer G, हाँ, whenever the north pole of a bar magnet is moved towards or away from the coil, नॉर्थ पोल उसके पास में आएगा, नॉर्थ पोल उससे दूर जाएगा, या साउथ पोल भी आप कंसीडर कर सकते हो। अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज शोन बाय द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट दिखने लगेगा आपको। फास्टर द मोशन ऑफ अ मैग्नेट्स लार्जर इज द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जितना तेजी से बार मैग्नेट को मूव करोगे उतना ही तेजी से उस पास वाली कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और उसकी वैल्यू भी हाई होगी। The galvanometer does not show any deflection when the magnet is stationary, ये मैंने पहले ही बोला था, अगर मैग्नेट कांस्टेंट है, मैग्नेट वहीं पे रुका हुआ है, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे। ये वाला तो और भी ज्यादा इजी है। देखो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। यहां पर हमारे पास में बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दो कॉइल्स है। पहली कॉइल जिसके हमारे पास में कॉइल के साथ में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, दूसरी कॉइल C2 जिसके साथ में हमने क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अब ये बैटरी लगा रखी है और गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो इसमें इंड्यूस होगा करंट, किस तरह से होगा वो मैं बताता हूँ। तो आप जब इस बैटरी की मदद से इसमें करंट को ऑन और ऑफ करोगे, ठीक है, ऑन और ऑफ करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ऑन ऑफ की वजह से करंट में बार बार क्या आएगी, वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो इस करंट में चेंजेस होने की वजह से इसका खुद का क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पास वाले को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या दिखने लगेगा, करंट दिखने लगेगा। और बस यही एक्सपेरिमेंट है फेराडे का। फेराडे का ऑब्जर्वेशन बहुत इजी था, मैं वापस बताता हूँ। बैटरी में क्या करना है, ऑन और ऑफ, जिसकी वजह से इसका खुद का क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करेगा, पास वाले को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इसको क्रिएट करेगा, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। यही फेराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। A coil C1 connected to a galvanometer and a coil C2 connected to a battery. The steady current in the C2 produces a steady magnetic field. तो उसमें बार बार करंट चेंज होने की वजह से स्टडी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। As the coil is moved towards the C1, अब उस कॉइल को उसके पास लेके जाएंगे। The galvanometer shows a deflection. तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। दिस इंडिकेट्स एंड इंड्यूस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ C1 and C2 is moved away from the C1, the direction of current through the reverse. तो इसमें जो करंट बनेगा वो रिवर्स हो जाएगा, जब पास में आओगे तब अलग करंट, उसका अपोजिट बन जाएगा जब आप उससे दूर जाओगे। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन C1 एंड C2, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द C1 चेंजेस एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो उसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा, वहां पे क्रिएट होगा। सेम टू सेम है ना, हमारे पास में क्या है, इंड्यूस ईएमएफ चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो वो उसको उसके पास में लेके जाता है, बैटरी को ऑन करके फिर वो उसके पास में ले जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होगा। बट जो ये तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों, इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वो बार बार इसी में ऑन ऑफ कर रहा है, और थोड़ी सी क्लोज रखी हुई है, लेकिन वो है ना C2 कॉइल को इसके पास में लेके नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। उसने कहा मोशन की जरूरत नहीं है, आप बार बार करंट की वैल्यूज बदल के, मैग्नेटिक फील्ड बदल के पास वाली कॉइल में क्या कर सकते हो, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट बाहर मैग्नेट और कॉइल वाला, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 कॉइल वाला है जिसमें वो कॉइल में करंट चालू करके उसके पास में लेके जाता है, और तीसरा एक्सपेरिमेंट जहां पर वो चालू बंद करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो पास वाले में क्या क्रिएट करता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो ये बात हो गई हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे। 3 एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े बच्चों। ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग है ना, फेराडे ने 2 लॉ दिए और एक लॉ हमारे पास में नया आता है यहाँ पे। चलो पढ़ते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज। पहला लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ बनेगा, which last only is so long as the change in a flux is taking place। तो मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही क्रिएट होगा बच्चों जब तक है ना, सॉरी ईएमएफ तब तक ही क्रिएट होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अदरवाइज उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो कोई भी बात तो भी करंट, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फेराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया है तो ही कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है। बट अगर वो चेंज नहीं आया मैग्नेटिक फ्लक्स में तो वहां पे कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ किससे दिया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से दिया जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, वेयर फाई क्या है अपने पास में, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और जबकि ये क्या है, टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम। टाइम कैसे बदलता है, आगे बढ़ रहा होता है, टाइम के रेट में चेंज आता है। तो ये फेराडे का सेकेंड लॉ। अब बच्चों आता है हमारे पास में लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं आप लोगों के लिए, अब लेंज लॉ को पढ़ लेना, ऐड पेज, ठीक है। देखो, तो लेंज लॉ क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। This law states that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. In essence, it opposes the change in the magnetic field flux. ठीक है। अब क्या होता है, एक इमेज ले लेते हैं हम यहां से, कॉपी, कहाँ गया हमारा, देखो क्या समझाया था मैंने तुम्हें। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि चेंज इन अ फ्लक्स, जैसे कि मेरा नॉर्थ पोल है ना, इसके क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट का डायरेक्शन कैसे होता है मैं बताता हूं, ये तो आपने देखा ही होगा। नॉर्थ मतलब ये हो गया हमारे पास में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनेगा तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। और ये जो होता है हमारे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक है। अब इसमें इस तरह से करंट इंड्यूस होता है कि वो उसके ही जनरेशन का क्या करता है, अपोज करता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो यही बात हो रही है। तो नॉर्थ पोल को अगर मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होना चाहिए कि वो नॉर्थ पोल ही बनाए। और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अभी मेरा नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ जैसा, मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज होगा, तभी तो वो उसको अपोज कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बट अगर मैं इसकी जगह साउथ पोल लेके जाता तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होता कि वहां पे क्या बनता, साउथ पोल, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनता, क्योंकि साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर अगर बार मैग्नेट को हम इससे दूर लेके जाए तो कौन सा डायरेक्शन बनेगा वहां पे। तो देखो, अगर एक सेकेंड, तो वहां पे क्या बनेगा, जैसे कि मैं नॉर्थ पोल को इस तरफ से इससे मूव लेके गया, तो नॉर्थ को रोकने के लिए, दूर जाने के लिए भी अपोज करेगा वो, तो वहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा उसमें। ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि पास आया तो नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ बन गया, लेकिन जब नॉर्थ दूर जाएगा ना तो उसको रोकने के लिए कौन होना चाहिए, नॉर्थ तो बनेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही भगा रहा था। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ को मैं दूर जाने से रोकूंगा तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ, तो मतलब उसमें करंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है आपके पास में जो भी चीज है ना उसको क्रिएट कर रही है वो उसी का अपोज करेगा। नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है करंट को, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल वाला ही डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट, मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज, सो दैट कि वो करंट उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा लेंज लॉ है, ठीक है। स्टेटमेंट वापस देख लेते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, ये उसी कॉज को अपोज करता है विच प्रोड्यूसेस इट, जिसने उसको क्रिएट करा है, ठीक है। आ गया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आ रहा है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह देखने हमें। फेराडेज फ्लक्स रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, बराबर होता है। तो E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, जस्ट अभी पढ़ा ऊपर की तरफ। बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यही इंड्यूस होगा ईएमएफ, बस वहां पे साइन क्या लग जाएगा, माइनस का। तो लेंज लॉ के केस में क्या करना है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी यूज करना है, लेकिन प्लस डी फाइव अपॉन डी टी यूज करोगे तो वो फेराडेज लॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, दी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट
इट अपोजेस द चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ द n टाइटली वाउंड टर्न्स देन द टोटल ईएमएफ विल बी, तब टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हमें क्या करने का है, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ईएमएफ का फॉर्मूला आप डी फाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। आप इससे भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में लेंज लॉ, लेकिन फेराडेज लॉ में आपको प्लस साइन यूज करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम मोशनल ईएमएफ के बारे में। क्या होता है मोशनल ईएमएफ, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन आ रही है, उसे देखते हैं ढंग से हम। मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं और उसे वहां पे हम मूव करते हैं तो उसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस तरह के ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्यों आता है, क्योंकि कंडक्टर मूव हो रहा है, तो कंडक्टर मूव होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है बार बार कंडक्टर के ऊपर, तो सीधी सी बात है उसमें क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा। देखो इसका डेरिवेशन देखते हैं अपन, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फेराडेज लॉ निकालते हैं। हमारे पास में एक कंडक्टर दे रखा है, कंडक्टर का नाम, कंडक्टर को हमने किस शेप का ले रखा है, ये यू शेप का रख रखा है हॉरिजॉन्टल में। क्रॉस साइन दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड टू द प्लेन है, ठीक है। डाउनवर्ड टू द प्लेन है। कंडक्टर की जो लेंथ, कंडक्टर की जो इस पॉइंट से लेकर यहां तक पी क्यू आर एस, जो हमने एक लूप ले रखा है पी क्यू आर एस पी, ये जो लूप है इस लूप की है ना हमारे पास में लेंथ दे रखी है x और इसकी विड्थ दे रखी है l। डन। तो ये तो हो गई हमारे पास में लेंथ x और ये विड्थ हो गई l, इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस। और इसको v मोशन से किस तरफ मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सपोज अ लेंथ x ऑफ द लूप लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम t। किसी टाइम t पीरियड पे हमने x लेंथ वाला कंडक्टर को कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर लूप, क्या होगा फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। किस कंडीशन में होगा, मैक्सिमम फ्लक्स के केस में, ठीक है। और फाई इक्वल्स टू बी ए हो गया। अब एरिया होता है ये, तो हमें इस लूप का एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा लेंथ, सॉरी एरिया हो जाएगा हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू एक्स करना है हमें। तो एरिया की जगह रख सकता हूँ बी इंटू एल इंटू एक्स। डन। According to law of electromagnetic induction, the induced EMF, law of electromagnetic induction में कुछ भी आ सकता है, तो हमने लेंज लॉ यूज करना है यहाँ पे, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो फाई की वैल्यू जो ये आई है हमारे पास में, इसको हमने क्या रखा, फाई की जगह पे रखा। तो बी एल एक्स ब्रेकेट में आ गया माइनस डी बाई डी टी अपॉन, वो बाहर की तरफ आ गया, जहां पर कांस्टेंट टर्म्स हमारी बाहर निकल जाएगी और बची हुई टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है इस डायग्राम में, लेंथ जो है वो हमारी फिक्स है, ठीक है। तो बदल क्या रहा है बच्चों, देखो ना, ये पी क्यू आर्म जो है वो इस तरफ आ रही है, तो बदल क्या रहा है हमारा, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है हमारे लिए, बदल रही है। तो हमने यहाँ पे dx अपॉन dt कर दिया, एंड वी नो दैट कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। और ये माइनस dx अपॉन dt को हमने क्या ले लिया, माइनस डी सॉरी dx अपॉन dt को क्या ले लिया, माइनस का v ले लिया, बिकॉज द वेलोसिटी इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, x की वैल्यू घट रही है, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे dx अपॉन dt को वेलोसिटी ले लिया और माइनस का साइन उसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया, BLV, दिस इज द मोशनल ईएमएफ। क्या है, मोशनल ईएमएफ। कभी भी इसके न्यूमेरिकल आए तो वेलोसिटी ध्यान में रखना, लेंथ और कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। इसमें डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास में होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास में राइट हैंड रूल को पढ़ने के लिए बहुत ही 3D डायग्राम दे रखा है। आपको क्या लेना, राइट हैंड लेना सबसे पहले, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट करके देखो, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो आपकी 4 फिंगर शो करेगी, ठीक है। और कंडक्टर को हमने उसके बीचों बीच में रखा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर, तो हमारा थंब जो है ऊपर की तरफ जो दिखाएगा, थंब जो दिखा रहा है वो क्या डायरेक्शन दिखाएगा,
फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो। ये होता है हमारे पास में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये आपके पास में मोशनल ईएमएफ आ गया, ये हमारे पास में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आ गया। अब आता है बच्चों हमारे पास में रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब कि चार्ज क्यू एंड चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही इजी है। इंड्यूस्ड चार्ज और फ्लक्स के बीच में देखो, अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई को क्या लिख सकते हो, डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डन। इफ आर इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ क्लोज लूप, किसी का क्लोज लूप का टोटल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करें, कैपिटल आर से, देन द इंड्यूस्ड करंट विल बी, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वैसे करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी बाय आर, बट हमारे पास वोल्टेज नहीं है, क्या है हमारे पास में ईएमएफ है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, आई इक्वल टू वी बाय आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। ठीक है, और ईएमएफ का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, उसको यहाँ पे लिख दिया चार्ज अपॉन टाइम को। ईएमएफ की जगह पे हमने क्या डाल दिया, डी फाई अपॉन डी टी डाल दिया, और 1 अपॉन आर में हमारा 1 अपॉन आर एज इट इज, ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एरो करके दिखाया है कि करंट को है ना हमने डी क्यू बाई डी टी चार्ज अपॉन टाइम लिख दिया, ईएमएफ की जगह पे जो ऊपर फेराडेस लॉ से हमारे पास में फॉर्मूला आया वो पुट करा, और 1 अपॉन आर हमारा एज इट इज है। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट, तो चार्ज इक्वल टू डेल फाई अपॉन आर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा चार्ज का रिलेशनशिप किसके साथ में, फ्लक्स के साथ में और रेजिस्टेंस के साथ में। ये भी न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोजीशन वगैरह, किस तरह से उसको उसमें हेल्ड कर रखा है, ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन, हम कॉइल को अलग अलग तरीके से प्लेस करके। ठीक है, ऐसा कह लो ये जो टॉपिक है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वही क्या है, हमारा थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर है। तो आपका एसी जनरेटर यहां से शुरू हो चुका है। ठीक है, एसी जनरेटर का थ्योरी वगैरह यहां से शुरू हो चुका है। ठीक है, हम एसी जनरेटर अभी तक शुरू नहीं कर रहे ढंग से, बट ये थ्योरी शुरू हो चुकी है, समझ लो। आप यहां से पढ़ना शुरू करोगे तो जाके आपको अच्छे से एसी जनरेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो कैसे काम करता है। कंसिडर अ कॉइल PQRS फ्री टू रोटेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में PQRS नाम की एक कॉइल रखी हुई है। The axis of rotation of the coil is perpendicular to the field. मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉइल का किधर है, इस तरफ है, मतलब वो उसके साथ में कितने का डायरेक्शन बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरी कॉइल का जो घूमने का रोटेशन डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब मैंने कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जिससे वो घूमेगी ना तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। एंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन इट्स नॉर्मल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब वहां पे हम फ्लक्स को निकालेंगे। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इफ द कॉइल रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, घूमेगी तो क्या लगेगी, एंगुलर वेलोसिटी लगेगी, एंड टर्न्स थ्रू द एंगल थीटा इन द टी टाइम, तो बार बार घूमती हुई एंगुलर वेलोसिटी से अलग अलग एंगल्स बनाती हुई टी टाइम पीरियड में घूम रही है। क्यों क्यों घूम रही है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें एक रूल पढ़ाया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और हमारा करंट कंडक्टर इस तरफ रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तो उस मैग्नेटिक कॉइल भी अगर हमने रखी है वहां पे करंट कॉइल रखी है तो उस पर दो तरफ फोर्स लगेंगे, जिससे वो चीज क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज रोटेट हो जाएगी, कैसे, PQ के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जो इसको इस तरफ रोटेट करेगा, और SR के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसको इस तरफ घुमाएगा। तो देखो आपको पता ही है थीटा एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो होती है थीटा में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी के बराबर। तो हमने ये ओमेगा टी की वैल्यू को ये लिख दिया। फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या डाल दिया, ओमेगा टी डाल दिया हमने। ठीक है, ये तो आ गई बात फाई की। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, जहां पर कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी और फिर जो रिमेनिंग टर्म है जो बदल रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया,
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो हमारे इस कॉइल का है वो चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन, मतलब वो क्या एंगल्स बना रही है उसके अकॉर्डिंग। तो बी ए बाहर आ गया, कॉस थीटा आ गया। डी बाई डी टी मतलब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, और माइनस बाहर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बन गया, वो डन यहाँ पे। और ये ओमेगा का वापस डिफरेंशिएशन एक बार और होगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ईएमएफ इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में ईएमएफ की वैल्यू आई है। बच्चों अगर हमारे पास में एक कॉइल की जगह पे एन, इफ द कॉइल हैज द एन टर्न्स देन द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, अगर एक का इतना आ रहा है तो एन टर्न्स का पता करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपके लिए क्या आ गया, थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर, मतलब कि आपने ईएमएफ निकाल दिया। किसके लिए निकाल दिया ईएमएफ, एसी जनरेटर के लिए, सॉरी यहाँ पे सही लिख देते हैं, एसी जनरेटर के लिए आपने क्या निकाल दिया, ईएमएफ की वैल्यू निकाल दी। देखो अब वो ओरिएंटेशन कैसे वर्क करता है, इसका मैंने एक डायग्राम बना रखा है। देखो वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटरी कॉइल। अब यहाँ पे पता है ना ईएमएफ किस पे डिपेंडेंट है, साइन ओमेगा टी पे। इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू मतलब कि साइन के एंगल्स डिसाइड करेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी या फिर नहीं होगी। मैक्सिमम किस ओरिएंटेशन पे होगा, मिनिमम किस ओरिएंटेशन पे होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, साइन थीटा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो साइन की वैल्यूज कहाँ कहाँ पे जीरो होती है बता देते हैं। सबसे पहले अगर हमने ओरिएंटेशन इस तरह से रखा है कि कॉइल जो है उसमें उसका फेस इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, उस कंडीशन में उनके बीच में एंगल कितना, जीरो। ठीक है भाई, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारा फेस मतलब एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, तो वहां पे एंगल कितना, 90। फिर हमारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो वहां पे एंगल कितना, 180। फिर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और ये अब फेस बाहर की तरफ हो गया तो वापस क्या, 270। और लास्ट में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर वापस वहीं पे आ गया 360। कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मान लो ये मेरी कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का डायरेक्शन इधर, फिर मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम करके चलो बच्चों इधर ही है, ठीक है, तो फिर ये कॉइल इधर रोटेट होगी तो अब कितना बनाया, 90। फिर इधर रोटेट हो गई, अब कितना बनाया, 180। फिर और रोटेट हो गई, कितना बनाया, 270। और फिर वापस रोटेट हो गई, कितना बनाया, 360। समझ में आ रही है बात, एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है तो जीरो, इस तरफ है तो 90, फिर उसको और रोटेट किया तो 180, फिर एरिया वेक्टर को मतलब कॉइल को और रोटेट किया तो 270 और इधर रोटेट कर दिया तो 360। अकॉर्डिंग टू दैट अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270 और साइन 360। तो नोटिस करो कि देखो जहां जहां पे है ना हमारे पास में साइन 0, जैसे कि ये साइन 0, उसमें क्या आया हमारे पास में, जीरो मैग्नेट, जीरो ईएमएफ आया। 90 के केस में क्या मिला, मैक्सिमम मिला। फिर वापस क्या आ गया, जीरो आ गया। और 270 के केस में क्या आया, मिनिमम आया। फिर वापस क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ पे बार बार करंट चेंज हो रहा है ना। तो आपने नोटिस करा ना कि भाई कॉइल का ओरिएंटेशन बदलने से हमें एक टाइप का करंट मिलता है, ईएमएफ मिलता है, और इस ईएमएफ की वैल्यू बार बार बदल रही है। तो बच्चों ये कौन सा वाला ईएमएफ हो गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया, मतलब एसी करंट के लिए जो ईएमएफ होता है, एसी करंट के लिए। अब क्योंकि तुम्हारे ओरिएंटेशन से एसी करंट जनरेट हुआ है, इसीलिए इस प्रिंसिपल पे जो डिवाइस काम करता है उसका नाम भी एसी जनरेटर है, उसका काम भी एसी क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में। अब आते हैं हम एसी जनरेटर के ऊपर। ठीक है, थ्योरी पढ़ानी इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि तुम लोग इसको अच्छे से समझ सको। तो देखो एसी जनरेटर क्या होता है, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस ओरिएंटेशन को रोटेट करना मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एसी क्रिएट हो रहा है, और ये डिवाइस को क्या बोलते हैं, हम एसी जनरेटर बोलते हैं। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई पे बेस्ड है, सबको पता है। व्हेन अ क्लोज कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दिख रही है ये क्लोज कॉइल रेड ब्लू कलर की, इसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, और हमारा एक्सिस रोटेशन का कौन सा, ये ब्लैक वाला इधर देखो 90 का बना रहा है, परपेंडिकुलर। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड
इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है। हमारे पास में सबसे बीच में जो होती है कोर कॉइल होती है, कॉइल के पास में हमारे पास में दो स्लिप रिंग्स जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, कार्बन ब्रुशेस जो है ना हमारे पास में छोटे छोटे से ये रहे, किसके ऊपर लगे हुए हैं, स्लिप रिंग्स के जस्ट ऊपर लगे हुए हैं, कार्बन ब्रुशेस लगे रहते हैं। दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, इसको कौन से शेप में बना रखा है, यू शेप में बना रखा है ना, मतलब इसको कट ही ऐसे कर रखा है कि इस तरफ अंदर की तरफ कर्व बन रहा है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन इस कॉइल का उस तरह से करवाते ही स्लिप रिंग्स जो होती है और कार्बन ब्रुशेस होते हैं, इनकी मदद से उसको घुमाया जाता है। मैं अभी कंस्ट्रक्शन डिटेल में बताऊंगा, बट एक बार के लिए समझ में आ गया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और हमने कॉइल बीच में रख रखी है। ठीक है, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से ही होंगे। एक बार कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रखा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखा है, ऐसे रोटेट करते करते उसको घुमाएंगे, घूमने की वजह से ईएमएफ मिनिमम मैक्सिमम मिलता रहेगा और हमें ईएमएफ की वैल्यू मिलती रहेगी जो एसी टाइप का होगा। तो इससे करंट भी कौन सा बनेगा, एसी बनने वाला है। कंस्ट्रक्शन में चलते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में होती है द फील्ड मैग्नेट्स। नॉर्थ और साउथ इज आइदर अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इनको परमानेंट मैग्नेट या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि ह्यूमन मेड मैग्नेट भी रख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसमें होती है आर्मर्चर। आर्मर्चर क्या होती है, PQRS is a rectangular armature coil. It consists of the large number of turns of insulated copper wires wound on a soft iron cylindrical core. ठीक है, ये कोर जो होती है बेटा, ये है ना हमारे पास में कंडक्टर की बनी रहती है। इसमें हमारे पास में क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो यहाँ पे बना नहीं रखी है। सॉफ्ट आयरन कोर पे इनको लपेटा हुआ रहता है और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फील्ड मैग्नेट। इसको अकॉर्डिंगली अपने को रोटेट करते रहना है, जिसकी वजह से ईएमएफ बनता रहेगा। फिर आती है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स भी होती है इसमें। दिस टू आर द ब्रास रिंग्स, ब्रास की बनी हुई थी, S1 और S2 से नाम देते हैं। रिजिडली कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ आर्मर्चर कॉइल। आर्मर्चर कॉइल के एंड्स पे ये कनेक्टेड होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड। As the armature coil rotates, slip rings also rotate about the same axis of rotation. जिस तरह से पंखे में बेरिंग वर्क्स करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि वो कॉइल को आराम से क्या करवा सके, रोटेट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास में जो आता है वो होता है बच्चों ब्रूशेस। ब्रूशेस क्या चीज है, दिस टू आर द ग्रेफाइट रॉड्स। ये ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड्स होती है B1 और B2, विच रिमेन फिक्स इन देयर पोजिशन, जो अपनी पोजीशन पे भी क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। बट मेंटेन द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद द स्लिप रिंग्स, S1 S2 के साथ जुड़े रहते हैं। थ्रू द ब्रूशेस द करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल इज फेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। जो भी करंट यहाँ बन रहा है बच्चों, स्लिप रिंग्स के साथ में रोटेट होता हुआ, कहां से होता हुआ आएगा करंट, ब्रूशेस के थ्रू। और ब्रूशेस का काम होता है, ये जो भी हमारे पास में कंडक्टर बना है, इसको कहाँ देना है, आउटपुट में। आउटपुट में मतलब लोड पे, कि कहाँ पे इसको स्टोर करना है। वैसे इसी करंट को स्टोर करना इतना मुश्किल काम नहीं है, एसी करंट बहुत ही इजी चीज होती है। तो ये है हमारे पास में ब्रूशेस वगैरह। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एसी जनरेटर, जिसका प्रिंसिपल, एसी जनरेटर की थ्योरी, एसी जनरेटर की डेफिनेशन और डायग्राम हमने देखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ रहा है हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन, ठीक है शुरू करें, चलो। When a changing current flows through a coil, जब भी करंट किसी कॉइल में से फ्लो होता है, ठीक है, the magnetic flux linked with the coil changes, तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, एंड वाइस वर्सा। चैप्टर का प्रिंसिपल क्या कहता है, करंट की वजह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट को क्या कर सकते हो, इंड्यूस। तो जब भी चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो वहां पे एक उल्टा ईएमएफ क्रिएट होता है, जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, अपोजिंग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो an opposing EMF in induced in the coil, this EMF is called self-induced EMF or back EMF, and the phenomena is known as the self-induction. मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी किसी कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर की बात करें खुद से ही, कॉइल के अंदर बार बार करंट में चेंज आता है, तो चेंज किस में आएगा, फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पे एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा। बैक ईएमएफ मतलब ऐसा ईएमएफ जो उसको अपोज करेगा, और इस बैक ईएमएफ को अपन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, और इसका फिनोमिना जो है उसे क्या बोलेंगे हम,
सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल में कितना करंट क्रिएट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो फाई इक्वल्स टू एल आई। जहां पर हमारे पास में ये कांस्टेंट एल जो आया है इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। तो डन, यहाँ पे आया समझ में, बहुत इजी चीज है। कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होने की वजह से एक उल्टा ईएमएफ क्रिएट हुआ है जिसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, और ये कांस्टेंट एल को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फेराडेज या लेंज लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू क्या, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर मैं फाई की वैल्यू यहाँ पे रखूं तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। क्योंकि देखो एल एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो कुल मिला के ईएमएफ का नया फॉर्मूला हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी विद द हेल्प ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अगर अगर मेरे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम अगर एक हो, मतलब कि डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो ईएमएफ किसके बराबर आएगा, माइनस एल के इक्वल आएगा। देखो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके बराबर होता है जब सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो उसमें करंट 1 यूनिट का हो और टाइम भी कितना हो, 1 यूनिट हो, तो उस कंडीशन में ईएमएफ ही सेल्फ इंडक्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों 1 हेनरी, हेनरी बोल लो। ठीक है, डायमेंशन जो होता है m1 l2 t-2 a-2 होता है इसका। ठीक है, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे सोलेनॉइड के लिए, क्योंकि ये आपके कोर्स में है तो हमें निकालना ही पड़ेगा। चलो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। Consider a solenoid of length L and the radius R, with radius is very smaller than length and having a n turns per unit length. अज्यूम करो तुम्हारे पास में एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L दे रखी है और सोलेनॉइड की रेडियस कितनी दे रखी है, R दे रखी है। जहां पर उसकी रेडियस छोटी है उसकी लेंथ के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटी है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द ईच टर्न उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू Ba, है ना, यही होता है ना हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू क्या, Ba। और हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया उसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो म्यू नॉट एन आई ए हो जाएगा ये। ठीक है, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए हो जाएगा। जहां पर एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर द एंटायर सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो हमने निकाला ना ये सोलेनॉइड की थोड़ी सी लेंथ के लिए निकाला है, कितना निकला, म्यू नॉट एन आई ए। बट पूरे सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, फ्लक्स सॉरी फाई इक्वल्स टू फ्लक्स लिंक विद द ईच टर्न, हर एक टर्न में कितना फ्लक्स हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके बराबर। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई जो एक टर्न के लिए फॉर 1 टर्न आया है, इसको मैं सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन। ठीक है, तुम लोग जानते हो स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है कैपिटल एन अपॉन एल, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो मैं यहां से है ना किसकी वैल्यू लिख सकता हूं, कैपिटल एन की वैल्यू, विच इज एन इंटू एल। डन, तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाई बाय एन एल। तो एन और एन कितना हो गया, एन स्क्वायर एल ए आई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ये आया है फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड, फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर अ सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस वगैरह जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ा था, एल आई होता है। अगर ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो ये दोनों इक्वल पुट होंगे तो आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो एल इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आ जाएगा। डन, आप एन की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल भी हमारे पास में आ सकता है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस था किसका, कॉइल का। अब यहां से आप क्या बता सकते हो, ठीक है, पहले एक चीज बता देता हूं। देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन सॉरी म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट और म्यू आर का जो मल्टीपल है वो म्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। चलो अब इसी बात पे बात करते हैं। इफ द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मटेरियल ऑफ अ हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर,
तो अगर वहां पे मटेरियल यूज कर लिया जाए कुछ, अभी तो सोलेनॉइड सिर्फ एयर से भरा था तो डेरिवेशन में ये आया था, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। लेकिन अगर वहां पे मटेरियल हो तो आप म्यू नॉट की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, सिर्फ म्यू पुट कर सकते हो। तो उसमें म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, या फिर ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीजें पता पड़ रही है कि सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर अ सोलेनॉइड इंक्रीज होगी। एरिया पे डिपेंडेंट है, एरिया बढ़ाने से भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और म्यू आर और म्यू नॉट पे इन पे डिपेंडेंट तो कह सकते हैं कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल यूज करके हम सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। अब बच्चों आता है हमारे पास में नया टॉपिक विच इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का क्या होता है, एक फिनोमिना होता है इन अ वन कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ अ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल में करंट की वैल्यू बदल लेने से दूसरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है और उसकी वजह से ना फ्लक्स में भी चेंज आ सकता है, तो उस तरह के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब आप एक में करंट चेंज करो, पास वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एक में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो पास वाले में करंट इंड्यूस होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इसको म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना बोलते हैं। तो वी हैव अ कॉइल्स, कॉइल पहली दे रखे, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। कॉइल ये हो गई C1 और ये हो गई C2। कॉइल C1 के अंदर हमारे पास में एक बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है, एक रियोस्टेट है, कॉइल है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ कॉइल्स को हमने क्या दे दिया, P से नाम दे दिया, लाइक प्राइमरी। एंड वी हैव द कॉइल C2 जिसका सेकेंडरी कॉइल नाम दे दिया और हमने उसके क्या दे दिया वहां पे, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो करंट होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई अपने पास में वो है नहीं बैटरी वगैरह। तो करंट किस में है, कॉइल C1 में। इफ वी चेंज द करंट, मतलब कि बैटरी को चालू बंद करेंगे तो, और रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाने घटाने से भी आप में करंट में चेंज कर सकते हो। तो इसमें किसको चेंज करना है, चेंज इन करंट। तो करंट में चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा C1 कॉइल के अंदर, ठीक है। इसका खुद का क्या बनेगा, सेल्फ इंडक्शन। बट इसमें बैक ईएमएफ, जो भी ईएमएफ क्रिएट होगा वो पास वाली कॉइल में किसको करंट क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो इसमें किसका चेंज आएगा, करंट का चेंज आएगा, जो किसमें दिखेगा हमें, गैल्वेनोमीटर में दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट वाले में चेंज कर लेने से मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट, पास वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास में, चेंज इन फ्लक्स और करंट क्रिएट हो जाएगा। ये फिनोमिना बहुत इजी है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सॉरी करंट इन द प्राइमरी कॉइल या वाइस वर्सा। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से सेकंड वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स करंट चेंज हो सकता है, तो ये उसके इक्वल होता है। और वाइस वर्सा लिख सकते हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि 2 1 1 2 वाला कुछ नहीं। आप सेकंड से फर्स्ट में मान लो, फर्स्ट से वन में मान लो, तो ये है तो फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन का ही ना। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि phi इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा m। m इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। फिर आप phi की वैल्यू को mi को कहाँ पे पुट करो, ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल्स टू d phi अपॉन dt में, तो आपको एक ईएमएफ का नया फॉर्मूला मिलेगा विच इज E इक्वल्स टू माइनस m di अपॉन dt, ठीक है। इफ di अपॉन dt अगर 1 है तो E की वैल्यू माइनस m के बराबर आएगी। तो हम वापस वही डिफाइन करेंगे कि the mutual inductance of two coils may be defined as the induced EMF set up in a one coil when the current in the neighboring coil changes at the unit rate। एक में EMF इंड्यूस हो रहा है क्योंकि पास वाली नेबरिंग कॉइल में क्या चेंज हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है। इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो हेनरी है। कितनी है, हेनरी है, क्योंकि ये भी इंडक्शन ही है और म्यूचुअल है, बट क्या हुआ, इंडक्शन है तो इसकी यूनिट भी ऐसा ही आ जाएगी और इसका डायमेंशन सेम रहेगा किसके जैसा, सेल्फ इंडक्टेंस के जैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स। दो सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हमने एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। बहुत सिंपल तरीका है, देखो किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है।
मेरे पास में एक सोलेनॉइड है जो रेड वाला दिखा रखा है, सोलेनॉइड सोलेनॉइड 1 है ये, और जो ब्लैक वाली लाइंस दिखा रखी है ये क्या है हमारे पास में है, सोलेनॉइड 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सोलेनॉइड 1 और 2 हो गया हमारे पास में। अब अब देखो सोलेनॉइड 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, और उसका करंट का डायरेक्शन इस तरफ से एंटर कर रहा है और इस तरफ से लीव कर रहा है, करंट का नाम है I1। सिमिलरली सोलेनॉइड 2 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें करंट का नाम है I1 I2 और सोलेनॉइड का नाम है S2, और इन दोनों की इंडिविजुअल रेडियसेस है R1 एंड R2। डन। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, लेंथ जो है इन दोनों सोलेनॉइड की सेम है, लेंथ के अलावा यहाँ पे अभी तक कुछ भी सेम नहीं है। नाम S1 S2, करंट्स I1 एंड I2 एंड द रेडियसेस आर R1 एंड R2। चलो करते हैं। लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड L ले दी, R1 R2 रेडियस दे दी, एरिया पाई R1 का स्क्वायर सोलेनॉइड 1 के लिए, और दूसरे के लिए हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर दूसरे सोलेनॉइड के लिए। N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड, अलग अलग सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 और N2। लेंथ सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेट्स अप इनसाइड द S2 ड्यू टू I2 इज, मानो कि हमने है ना पहले सोलेनॉइड S2 के अंदर करंट को फ्लो किया, जहां पे हमने उसका नाम क्या दे रखा है, I2। अब इस S2 की वजह से सोलेनॉइड S2 के अंदर, सॉरी I2 की वजह से सोलेनॉइड S2 के अंदर जो करंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से खुद का क्या बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और खुद के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उसका नाम क्या दूंगा मैं, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2। ये दूसरे सोलेनॉइड की बात हो रही है, करंट I2 है, उसकी वजह से खुद का ही क्या बना रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड, विच इज B2 म्यू नॉट N2 I2। और तुम्हें पता ही है N2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय L। डन यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स S1। अब सोलेनॉइड S2 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से सोलेनॉइड S1 के ऊपर क्या बनेगा, मैग्नेटिक करंट में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। तो उसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है दूसरे की वजह से। मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या करा है, सोलेनॉइड S2 को पहले का अज्यूम करा है और इसमें करंट को फ्लो करा, तो इसकी वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना B2। इसने दूसरे सोलेनॉइड मतलब S1 के ऊपर किसका चेंज करवाया, फ्लक्स का चेंज करवाया। म्यूचुअल इंडक्शन है ना बच्चों, तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से S1 के अंदर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो S1 में फ्लक्स के चेंज को लिखूंगा φ1 इक्वल्स टू B2, मतलब दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एरिया तो उसका ही रहेगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी खुद के ही रहेंगे। डन। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2 आ जाएगा, यहाँ पे N2 I2 और A1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया φ1 की वैल्यू, एक सेकेंड, ये आ गया हमारे पास में φ1 की वैल्यू। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब कॉइल 1 में म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट हो रहा है सेकंड वाले की वजह से, है ना, क्योंकि अपन तो सेकंड में करंट पड़ रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, बट इंड्यूस किस में होगा, फर्स्ट वाले में होगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन इन अ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, सेकंड की वजह से हो रहा है, तो फ्लक्स तो खुद का ही होगा ना फर्स्ट वाले का, लेकिन करंट किसका होगा, दूसरे का। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला पता ही है ना, F इक्वल्स टू Mi, तो M इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई अपॉन आई। ठीक है, इसकी मदद से हमने निकाला φ1 अपॉन I2। तो जैसे ही मैं इस φ1 में डिवाइडेड बाय I2 करूंगा, I2 से I2 कैंसल आउट, तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट N2 A N1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर तुम लोगों को मेंशन कर रखा है N2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल N2 बाय L। मैं जैसे ही यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे पूरा एक प्रॉपर ढंग से फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज द म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला। तो म्यूचुअल इंडक्शन 1 इन 1 ड्यू टू 2, तो वो हो जाएगा म्यू टू N1 N2 A अपॉन L। ये हो गया हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड ड्यू टू 1, उसको भी ऐसे ही आएगा, डिराइव करेंगे तो हम। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप N1 N2 की जगह पे वैल्यू पुट करो, एरिया रखो, आप सॉल्व करो, तो आपको फॉर्मूले पे फॉर्मूले मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला और म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक। ठीक है, इसी के साथ में आपका क्या होता है, चैप्टर 6 जो है वो खत्म होता है। और हमने यहाँ पे सब के सब टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिनको इस तरह के नोट्स वगैरह, इस तरह के कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं बट अभी पढ़ के पास हो सकते हैं। हमारे 60 डेज वाला जो चैलेंज है, इसमें मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर, सीबीएसई के पीवाईक्यू, सीबीएसई के नोट्स, सीबीएसई के फॉर्मुला शीट सब कुछ लेके आने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए 60 दिन तक, मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेगी, आप देखते रहना। और एक सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।